गुड आफ्टरनून। हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो अगला है हमारा वो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो उसमें जो अगला है हमारा वो है टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर जो है ये अगेन हमारा नॉर्मली ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन बाय दिस। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है और बेसिकली ये स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं, ऐसा एक वो होता है जिस पे चीज़ें माउंटेड होती हैं और आपका ठीक है इस तरीके का शेप होता है, इसको टी स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, टी शेप का होता है, इसको हम कहते हैं आपका हेड होता है ये इस टी स्क्वायर का। ये होती है स्केल। ठीक है, मे बी इस टी स्क्वायर पे इस पे स्केलिंग बनी होती है। ठीक है, और इसका अपर सरफेस जो होता है इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है और इसका तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये मान लीजिए आपका बोर्ड है, यही आपका ड्राइंग बोर्ड है, तो ये बोर्ड का जो एंड है, ये जो हेड है, इसके नीचे ऐसे हम फंसा देते हैं और यहाँ पे आपका टी स्क्वायर ऐसे रहता है। ठीक है, वो हेड ऐसा ही बनाया जाता है कि हेड की डेप्थ नीचे तक होती है, उसको इसमें ऐसे रोक दिया जाता है, ऐसे करके ये ऐसे रोक दिया जाएगा और यहाँ पे आपका स्केल आगे जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, इस पे नीचे करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, इवन आपके ड्राइंग बोर्ड पे पूरी जगह कहीं भी आ सकती है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बेसिकली अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, स्टूडेंट्स तो नहीं करते, इंडस्ट्री में कहीं कहीं किया जाता है जब ड्राइंग बहुत बड़ी हो जाती है। स्टूडेंट्स तो नहीं करते क्योंकि हमारा काम सारा का सारा ड्राफ्टर से चल जाता है। जो हमारा मिनी ड्राफ्टर वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में पूरी तरह से सक्षम है, इसकी हमको कहीं ज़रूरत नहीं है। मोर वर्सेटाइल है हमारा ड्राफ्टर, वो बहुत आसानी से ड्रॉ कर देगा, कहीं भी ले जाके ड्रॉ कर देगा। ठीक है, और किसी भी एंगल पे पैरेलल ड्रॉ कर देगा। जैसे इस एंगल पे भी लाइन है तो ऐसे यहाँ पैरेलल इसके ड्रॉ कर दिया, ड्राफ्टर इजीली कर देगा। बेसिकली ये उसी के लिए होता है। इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर कभी आप टी स्क्वायर यूज करें तो ओनली अपर सरफेस शुड बी यूज्ड, ध्यान रखिएगा। इसका लोअर सरफेस कभी यूज नहीं किया जाता क्योंकि जब इसका कंस्ट्रक्शन नॉर्मली जो होता है उसमें हम इस वाले को 90 डिग्री नहीं रहता है ये। ठीक है, और स्केलिंग भी नहीं होती है इस पे, तो कभी भी लोअर सरफेस यूज नहीं किया जाता टी स्क्वायर का। बट नाउअडेज कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड टी स्क्वायर सब आने लगे हैं मार्केट में, जिनका दोनों सरफेस ये 90 डिग्री और दोनों तरफ स्केल बना दी गई है, प्लास्टिक्स के खूबसूरत बना दिए गए हैं आजकल। तो बेसिकली तो आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना, ये सिर्फ इसलिए है कि आपसे अगर एग्जाम में कोई पूछ दे कि व्हाट इज द यूज ऑफ टी स्क्वायर और कैसे हम उसका यूज करते हैं, क्या होता है, उसमें पूछा जाए आपसे कि नीचे वाले स्केल से भी हम 90 डिग्री बना सकते हैं लाइन करके, तो आप कहेंगे कि नहीं, नीचे वाला स्केल एग्जैक्ट 90 नहीं बनाया जाता है और ऊपर वाले पे ही सारी मशीनिंग की जाती है। तो सिर्फ अपर स्केल ही यूज़ की जाती है, अपर सरफेस ही ड्रॉ करने के लिए। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए बताया गया है, वरना टी स्क्वायर का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ड्राफ्टर से ही सारा ड्राइंग में काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका था टी स्क्वायर। अगली जो चीज़ है वो है आपकी स्केल। ठीक है, स्केल। अब स्केल फिफ्थ, स्केल का मतलब है यहाँ पे एक जो मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजर करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये आपका हो सकता है कि प्लाईवुड का हो, प्लाईबोर्ड का, ठीक है, प्लाईबोर्ड का हो या प्लास्टिक का हो सकता है।
प्लास्टिक के भी बहुत मार्केट में तो आपने यूज़ किए होंगे स्केल प्लास्टिक के, ठीक है, या मेनली वुड का भी हो सकता है, ठीक है। और ये सारे हो सकते हैं, ठीक है, प्लाई बोर्ड, प्लास्टिक, वुड। हाँ, और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टील, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इन मटेरियल्स के ये बनते हैं आपके स्केल्स, ठीक है। और इनका जो स्पेसिफिकेशन होता है, जो स्केल होती है, वो ज़्यादातर बेसिकली 30 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। और या तो दूसरी जो स्केल होगी, अगर छोटी स्केल की बात करें तो 15 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्केल की साइजेस आती हैं, जो स्केल हमने देखते हैं। ये वाली आपने देखी होगी, अगर किसी ने स्टील रूल कहा जाता है इसको, कई बार स्टील रूल भी कहा जाता है। स्टील की जो स्केल होती है, ठीक है, उसकी साइज ये होती है 30 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। ऐसे ही 15 सेंटीमीटर में भी आती है, स्टील की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है, वुड की नॉर्मली 30 सेंटीमीटर में ही आती है, ठीक है। और अगर ये इफ स्केल इज फ्लैट, अगर फ्लैट स्केल है, बिल्कुल, अगर आप स्टील रूल देखेंगे ना तो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो अगर ये फ्लैट है, बट अगर आप अपनी प्लास्टिक की स्केल जो आप स्कूलों में ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते थे, आप देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ ट्रेपेजॉइडल डिजाइन बना होता है, ठीक है ना। वो वाली स्केल कैसी होती है, ठीक है ना, एक कवरिंग, और इसके ऊपर ग्रेवेशंस ऐसे बने होते हैं। और ये लंबी सी स्केल आपकी इस तरीके की होती है, आपको याद आ रहा होगा। ये मैंने दिखाने के लिए आपको इतना ऊंचा बना दिया, इतना मोटा नहीं होता, बहुत ही थिक होता है, बट डिजाइन ऐसा ही होता है। तो अगर ये वाली है तब तो बात अलग है कि उसकी थिकनेस बहुत वेरी करती है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल है तो इसकी एक थिकनेस तो आप बता नहीं सकते, ठीक है। बट अगर वो फ्लैट है, इफ स्केल इज फ्लैट, तो थिकनेस, देन थिकनेस इज 1 mm। 1 mm का ही थिकनेस बहुत है, 1 mm ही थिक रखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको, क्लियर, ठीक है। ये तो स्केल हुआ। अब स्केलिंग की जाती है ड्राइंग बनाने में, ठीक है। स्केल तो हम यूज कर रहे हैं, बट स्केलिंग कैसी कैसी होगी, है ना, स्केलिंग कैसी कैसी होगी, स्केलिंग टू ड्राइंग, ठीक है ना। तो 3 तरह की स्केलिंग की जाती है, 3 तरह से स्केलिंग की जाती है। और स्केलिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ ड्राइंग to the linear dimension of the object itself, ठीक है ना। ये रेशियो होता है, जो हमारे ड्राइंग की जो लीनियर डायमेंशन होगी और जो ऑब्जेक्ट की लीनियर डायमेंशन होगी, उन दोनों के रेशियो को कहते हैं। तो लेट अस सपोज दैट कि x is to y, x is to y रेशियो है। तो x जो है आपका वो ड्राइंग डायमेंशन है, ड्राइंग लीनियर डायमेंशन, और y जो है वो ऑब्जेक्ट जिसकी आप ड्राइंग बना रहे हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लीनियर डायमेंशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज ये दी जाएगी और ड्राइंग की साइज x, तो x is to y जो होगा वो स्केलिंग मानी जाएगी, ठीक है। स्केलिंग हमेशा इस रेशियो को कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह की स्केल्स आती हैं, ठीक है। एक होती है फुल स्केल, सेकंड होती है रिड्यूसिंग स्केल, और तीसरी होती है इनलार्ज्ड स्केल, ठीक, 3 तरह की होती है। तो अब देखते हैं कि क्या होती है ये तीनों, इसका क्या मतलब है।
ठीक है, ये एक्स और वाई वाला रेशियो ध्यान रखिएगा कौन सा कहाँ होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम देख लेते हैं, फुल स्केल का मतलब होता है कि जो आपकी साइज आपके ऑब्जेक्ट की है और वही साइज आपकी ड्राइंग की भी है, मींस 1:1। तो जो एक्स और वाई का जो रेशियो है, एक्स और वाई का जो रेशियो है अगर वो 1:1 है, मतलब जितना डायमेंशन जितनी साइज आपकी ड्राइंग की है वही साइज अगर आपके ऑब्जेक्ट की है 1:1 सेम, तो फुल स्केल बोला जाता है। मतलब जो कोई स्केलिंग हमने नहीं की है, ठीक है। फुल स्केल को बोलते हैं नो स्केलिंग, कोई स्केलिंग नहीं की हमने, फुल स्केल पे बनाया है, ठीक है। और जो पहला हो गया, सेकंड जो है आपका जिसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। यहां लिख लेगा नॉर्मली दिस विल यूज्ड, नॉर्मली हम हमेशा रिड्यूसिंग स्केल ही यूज करते हैं। मतलब रिड्यूसिंग स्केल का मतलब द साइज ऑफ ड्राइंग इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा हम रिड्यूस्ड लेंथ ही, रिड्यूस्ड साइज ही यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। जैसा कि आपने मानचित्र देखा होगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैप्स। मैप्स आपने देखा होगा, मानचित्र, भारत का मानचित्र दिया रहता है। अब जितना बड़ा भारत का मानचित्र दिया उतना बड़ा तो भारत उतना ही बड़ा तो नहीं है ना भाई, भारत तो बहुत बड़ा है। और कितने छोटे से पेज में आपने उसको पूरा मैपिंग कर दी। इवन आप डिस्टेंस तक मैप से ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे आपका ये भारत का मानचित्र बना होता है ना, है ये भारत का मानचित्र जो बना हुआ है, सॉरी उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप यहां पे देखते हैं एक पैमाना दिया होता है, एक पैमाना दिया होता है। उस पैमाने को धागे से मेजर कीजिए, धागे से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एक धागा लीजिए रस्सी, इसको मेजर कीजिए और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे आपका दिल्ली है और यहाँ पे आपका चेन्नई है, ठीक है। आपको दिल्ली से चेन्नई की डिस्टेंस नापनी है, तो आप क्या कीजिए कि उस धागे को यहाँ तक रखिए, ठीक है, नापिए, पूरा फुल ले लीजिए, जितना भी जितने पॉइंट में यहाँ तक ले लीजिए, तो ये पूरी डिस्टेंस, और दिखाएगा कि धागे में ये डिस्टेंस आपको करीब करीब आपको दिखाएगी इतनी डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, उसी धागे को यहाँ पे रखिए और देखिए वो कितनी बार में यहाँ जा रहा है। जितनी बार में जाएगा उतना किलोमीटर सीधे मैप से ही आप बता सकते हैं, एटलस के मैप से, नॉर्मल किसी भी मैप से नहीं। एटलस में जो मैप दिया है तो वो इतनी एक्यूरेसी, तो इतना वो रिड्यूस करके बनाया गया, वो इतनी स्केलिंग रिड्यूस करके बनाई गई है ना। और रिड्यूसिंग स्केलिंग पे भी आपको पता है, आपने यहाँ किया और बताया कि भाई इतनी डिस्टेंस जो है वो इतना 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपके 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आ रही है? 1 सेंटीमीटर नहीं, मतलब 2-3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। ओरिजिनल स्केल क्या है? 1000 किलोमीटर डिस्टेंस डायमेंशन क्या है, और रिड्यूस स्केल में कितना हो गया वो 5 सेंटीमीटर, कितना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। बात समझ में आई? तो रिड्यूसिंग स्केल मैप उसका अच्छा एग्जाम्पल है, हम इसी को यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब जो इसमें BIS स्टैंडर्ड के थ्रू जो रिड्यूसिंग स्केल की जो मेथोडोलॉजी होती है कि आप जब रिड्यूस कर रहे हैं तो कौन सा अच्छा रहेगा बनाने में, उनका कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किया गया, कौन कौन सी रिड्यूसिंग स्केल्स किस किस तरह की कितनी कितनी आप बना सकते हैं, तो उसका हमें ध्यान में रखना होता है। अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अब देखिए यहीं पे आप समझते हुए चलिएगा कि जो रेशियो है वो x/y का है, x/y का है। आपको बनाना है रिड्यूसिंग स्केल। x जो है वो आपका है आपकी ड्राइंग की स्केल, ड्राइंग की लेंथ, और y जो है वो किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो अगर इस मैप से हम समझें तो y की जो स्केलिंग है वो इंडिया का टोटल मैप है जहां 1000 किलोमीटर है, ठीक है। तो मान लिया 1000, बात समझ में आई? क्लियर? तो 1000 मान लिया ये किलोमीटर है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे
तो किलोमीटर से मीटर और मीटर से 1000 किलोमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए तो किलोमीटर से मीटर 1000 और मल्टीप्लाई होगा, और मीटर से सेंटीमीटर 100 और मल्टीप्लाई होगा, तो 10 टू द पावर 5 और 3 ये, तो 5 2 7, 5 3 8, 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर, 10 का पावर 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और इस टू आपने यहाँ कितना किया है 5, तो सेंटीमीटर हटा दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में दिया 5:2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5:1, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना रिड्यूस किया है, सोचिए। और कर भी रहे हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है, कर रहे हैं हम। तो मैप की बात अलग है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि x क्या है ऑब्जेक्ट, y क्या है, अरे y ऑब्जेक्ट और x क्या है ड्राइंग। तो हमेशा जब हम रिड्यूसिंग स्केल यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको कैसे याद रखना है कि रिड्यूसिंग स्केल जब भी हम बना रहे हैं तो राइट साइड वाला y वाला ज्यादा होगा, y वाला नंबर बड़ा होगा। अगर y नंबर बड़ा है और ये छोटा है तो सिंपल सी बात है कि रिड्यूस कर रहे हैं हम, है ना, y ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट से छोटा कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग स्केल है। अगर ये इसके उल्टा हो तो उसको हम एनलार्ज स्केल बोलेंगे। अब जो स्टैंडर्ड स्केल्स हैं, स्टैंडर्ड स्केल्स जो आपको अलाउड हैं वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा स्टैंडर्ड अलाउड है आपको। 1:2 अलाउड है, 1:5 अलाउड है, 1:10 अलाउड है ना, 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:1000, 1:2000, 1:5000, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज किए जाते हैं, अब देखिए हमारे ड्राइंग में ज्यादातर, अब इससे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाता है, बट इसके आगे भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट BIS स्टैंडर्ड में हमारी ड्राइंग के लिए इतना बहुत है। अब ये देखिए, आप देखिए सारे के सारे ये अलग अलग हैं भाई साहब, ये अलग अलग स्केल्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग स्केल बताई है मैंने, ये मत समझिए क्या लिख दिया, सारी रिड्यूसिंग स्केल्स है, कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग बनाने के लिए। मतलब हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट 1000 गुना हो और आप 1000 गुना कम करके अपनी ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग स्केल है 1:2, 1:5, 1:10, ये अलग अलग है सारा, कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब BIS ने दिया है आपको, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो करती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है कि आप इन्हीं के आधार पे बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 1:3 कर दिया, 1:7 कर दिया, 1:6 कर दिया, तो वो सब अलाउड नहीं है। इन्हीं स्केल्स में आप उसको रिड्यूस या इनलार्ज कर सकते हैं। तो ये रिड्यूसिंग स्केल था। अगर हम उसी में, और ज़्यादातर ये रिड्यूसिंग ही यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा है वो है इनलार्ज्ड स्केलिंग, ठीक है ना, इनलार्ज स्केल। अब इनलार्ज स्केल में मैंने बताया रिड्यूसिंग में y बड़ा होता था, x छोटा होता था, और जब इनलार्ज होगा तो x बड़ा होगा, y छोटा होगा। बात समझ में आ रही है, x बड़ा हो जाएगा और y छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो BIS स्टैंडर्ड से जो आपको दिए गए हैं 50:1, 20:1, 10:1 और 10:1 और हाँ 5:1 और 2:1, ये 5 स्केलिंग आपकी इनलार्ज स्केल में है। अब देखिए यहाँ आपकी जो ड्राइंग बनेगी इसके 50 गुना बड़ी करके बनेगी जो भी ड्राइंग बनी। अगर अब ये इनलार्ज कहाँ पे यूज होता है, रिड्यूसिंग कहाँ पे यूज होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है आपका, ठीक है, तो बड़े पार्ट की जब ड्राइंग करेंगे तो आपको रिड्यूसिंग स्केल यूज करना है। अब अगर छोटा सा कोई पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा, जिसके अंदर देखना बहुत मुश्किल हो रहा है कि अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और कैसा कैसा उसका डिजाइन कटा हुआ है, तो फिर आपको इनलार्ज करना पड़ेगा, है ना भाई। जब हम बनाते हैं कोई भी चीज अगर बहुत छोटी है वो, तो अगर उसका ड्राइंग बनाना है तो हमको साफ साफ दिखे, इसलिए हम उसको बड़ा कर देते हैं, उसको इनलार्ज स्केल कहते हैं। जहां ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो, वेरी स्मॉल, दैट इट कांट बी एबल टू एग्जैक्ट
with our naked eyes, we use enlarged images. खुली आंखों से ज़्यादा साफ हम नहीं देख सकते, उन चीज़ों को हम enlarge स्केल में ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना। और enlarge मतलब 50 गुना बड़ा हो गया, 5 गुना बड़ा बनाएंगे, 2 गुना बड़ा बनाएंगे, अलग अलग जो स्केल हमें यूज़ करनी है, बट इन्हीं स्टैंडर्ड्स में से यूज़ करनी है। तो ये स्केलिंग कैसे यूज़ की जाती है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये स्केलिंग हम अपनी ड्राइंग शीट पे बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि हमने जो ड्राइंग बनाई है वो किस स्केलिंग का यूज़ करके बनाई है, ठीक है। और बस हमें रिड्यूसिंग और इनलार्ज नहीं बताना होता, हम रेशियो लिख देते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास भी अगर रेशियो ये लिख के आ गया तो आप समझ जाएंगे कि भाई y ज़्यादा है x कम है, तो ये रिड्यूसिंग स्केल है। अगर इसी का उल्टा आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये इनलार्ज स्केल यूज़ किया गया, ठीक है ना। बट ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। ड्राइंग शीट में राइट साइड में एक टाइटल ब्लॉक होता है, वो सारी चीज़ें जब बाद में अभी डिस्कस होंगी धीरे धीरे करके, तो उसमें टाइटल ब्लॉक जब डिस्कस करेंगे कि टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया जाता है और क्या क्या उसमें दिया था, तो उसमें एक स्केल भी बताया जाएगा। ये आपको बताना पड़ता है कि स्केलिंग आपने कौन सा यूज़ किया है। तो स्केल क्या होता है और स्केलिंग क्या होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, कंपास। तो ये आपका नंबर जो था 6, कंपास। कंपास आप अच्छी तरह जानते होंगे, कंपास लंगड़ा प्रकार जिसको कहते हैं आप, प्रकार या लंगड़ा प्रकार, जिसका एक पाँव नहीं होता इसीलिए इसको लंगड़ा प्रकार कहते हैं। बेसिकली क्या ध्यान रखना है, ठीक है, आपको जो यूज करना है वो है लॉन्ग बो कंपास, ठीक है, लॉन्ग बो कंपास। और हमेशा ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग कंपास यूज कीजिएगा कभी भी। देखिए अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए, एक अच्छा ड्राइंग आपको आने के लिए हमेशा इंजीनियरिंग कंपास ही परचेज कीजिएगा। दुकान पे बोलिएगा, वो बताएगा आपको कि हाँ इंजीनियरिंग कंपास भी है हमारे पास, तो आप वही यूज़ कीजिएगा। नॉर्मल कंपास जो आप छोटे में ज्योमेट्री बॉक्स में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ करते थे, वो कंपास यहाँ यूज़ नहीं होगा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग बो कंपास। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है, इसका साइज़, क्योंकि हमारी ड्राइंग शीट बहुत बड़ी होती है, उसमें हम यूज़ करते हैं। मैं आपको उसका फिगर दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल है नहीं ये, तो आप फिगर से समझ जाएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है आपको। तो ये जो है आपका लार्ज साइज कंपास, लॉन्ग बो कंपास कहा जाता है। इसका बो ऐसे है, ये डिज़ाइन का एग्जैक्टली आपको इसी तरीके का खरीदना है। दोनों एक ही हैं। इसको ये जब पैक करके रखा हुआ है, ये ओपन किया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको यही कंपास परचेज करना है, ठीक है, इस तरीके का। क्लियर। इसको बोलते हैं हम लार्ज बो कंपास। और ये किस लिए यूज किया जाता है आपको पता है, टू ड्रॉ सर्कल्स और मेकिंग आर्क। अगर कोई आर्क बनाना है हमको इस तरीके से, कहीं कट मारना है आर्क एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके मेजर करके स्केल से, या अगर सर्कल बनाना है तो हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कंपास में एक निडल होती है, आपने यूज़ किया था आपको पता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम ड्राइंग बनाते जाते हैं, और कुछ बातों का ड्राइंग के समय याद रखना चाहिए कि कंपास की जो निडल है वो आप इतना मत उसको प्रेस कीजिए कि वो ड्राइंग बोर्ड में होल कर दे, ठीक है ना। क्योंकि आप चार्ट पेपर यूज़ करते हैं, उसकी भी थिकनेस अच्छी खासी होती है। तो सिर्फ चार्ट पेपर में जैसे ही वो हल्का सा भी बिट हो, सिर्फ उतने ही आपको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि वो ड्राइंग बोर्ड में जाके होल कर दे। देखिए स्कूल कॉलेजेस में आप करते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस दैट कि आपको रूल रेगुलेशंस पता हो, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़ी आपको बनाने की, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किया था क्या नहीं किया था। क्योंकि आपके आने वाली जनरेशन भी उस ड्राइंग बोर्ड को यूज़ करेगी। एक बार स्कूल कॉलेज ड्राइंग बोर्ड परचेज करता है तो काफ़ी समय तक वो चलता है, तो उस पर होल ना करें, ये अच्छी बात है, ठीक है। कंपास आपको चाहिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपको यूज़ करना है। प्रोटेक्टर आपका ये भी कई सारे मटेरियल का मिलता है आपको, ठीक है। प्लास्टिक का हो सकता है,
जो ज़्यादातर तो आपने यही यूज़ किया होगा। प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का भी आता है बट बहुत कम यूज़ होता है, यही मेन है। और सेलुलॉइड का भी हो सकता है, सेलुलॉइड मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, ये अनब्रेकेबल हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टर क्या होता है? टू ड्रॉ, क्यों यूज़ करते हैं? टू ड्रॉ और मेजर एंगल्स, ठीक है ना। कोई एंगल ड्रॉ करना हो या एंगल को मेजर करना हो, उसके लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं उसको। ये वो स्केल होती है एंगुलर मेजरमेंट, शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो स्केल हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल, वो किस लिए यूज़ करते हैं? लेंथ को मेज़र करने के लिए। ऐसे ही जो अगर हम एंगुलर मेजरमेंट स्केल अगर बोलें तो प्रोटेक्टर क्या होता है? एंगुलर मेजरमेंट स्केल होती है, ठीक है ना। अगर कोई एंगल मेजरमेंट करना है या एंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। शॉर्ट में कई बार इसको आप डी भी कहते हैं, या इसको चांदा आपने सुना होगा, जो चांद के शेप का होता है, ठीक है ना, इसी को प्रोटेक्टर कहते हैं। आपके डिफरेंट एंगल्स इस पे बने होते हैं, इनग्रेव्ड होते हैं, ठीक है। अच्छी थोड़ी लार्ज साइज़ का प्रोटेक्टर हमेशा यूज़ कीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहता है। क्लियर? बहुत ज़्यादा छोटा मत यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि ये है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का नहीं यूज़ करना है भाई, ये बहुत ही छोटा है ना। आपको बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि बड़े में आप छोटा यूज़ कर सकते हैं बट छोटे से बहुत बड़ा करना बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा मत यूज़ कीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स का सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो बड़ा यूज़ कीजिएगा, अच्छा रहता है। तो प्रोटेक्टर आपको चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोटेक्टर के बाद आपका है सेट स्क्वायर्स। देखिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हैं, तो सेट स्क्वायर्स, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट वो है जो अभी तक आपने स्कूल में आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आया तो होगा बट मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, ठीक है। आज इसका यूज़ होगा और देखा जाएगा। तो सेट स्क्वायर, टू ट्रायंगुलर सेट्स, टू ट्रायंगुलर स्केल्स, सेट्स, टू ट्रायंगुलर स्केल होती है, सेट होते हैं इसके, ठीक है। एक जो स्केल होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, एक जो स्केल होगी, थोड़ी गड़बड़ बन गया ये, एक सेकेंड। इसका अच्छा तरीका ये है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। एक तो आपका स्केल ये होगी, बात समझ में आ रही है। दूसरी जो स्केल होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 60 और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो दो तरह की स्केल होंगी, ध्यान रखिएगा। एक की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, एक थोड़ा छोटा होता है। और जो आपको खरीदना है, देखिए ये छोटी से छोटी भी आती हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये आपकी जो मैंने कहा वो है, और ये आपकी ये वाली, ठीक है। इसमें ये दोनों साइड बराबर होती हैं, एंगल 45 दोनों बराबर होता है, एक में थोड़ा ज़्यादा कम होता है। 90 एक साइड तो होता ही है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा है एक छोटा है, बट ये बहुत ही छोटा ज्योमेट्री बॉक्स वाला है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैंने लाया है। आपको ये परचेज नहीं करना है, आपको जो साइज़ परचेज करना है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। वो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ उसी साइज़ का परचेज करना है जो लेंथ आपकी दी गई। तो ये जो लेंथ होगी ये 200 mm छोटे वाले की, और बड़े वाले की 250 mm, ठीक है। इस लेंथ की सेट स्क्वायर आप परचेज कीजिएगा। 250 mm का मतलब हुआ ये 25 सेंटीमीटर की है और ये 20 सेंटीमीटर की है। आप देख लीजिएगा, अगर आप जो स्केल लेंगे उस पर देखिए, अगर वो 20 सेंटीमीटर 25 अच्छा खासा बड़ा होगा ये, तो आपको ये इस साइज़ का खरीदना है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ठीक है। इससे बड़ी की भी ज़रूरत नहीं है और इससे छोटा मत खरीदिएगा। ये अच्छा साइज़ होता है, इससे बढ़िया इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छा काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वैसे तो स्टूडेंट इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं,
यू मे और मे नॉट यूज़ दिस, तो बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप देख लें, अगर आपके कॉलेज में इसके यूज़ से शीट्स बनाई जा रही हैं तो आप इसको परचेज करें, वरना ज़रूरी नहीं है। हम सारे वो एंगल्स और परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस हम ड्राफ्टर से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है आप खरीदें ना खरीदें, बट अगर खरीदें तो सिर्फ इस साइज़ का खरीदें, खरीद लीजिएगा। इसका यूज़, और जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली हम ये तो मानते हैं कि हमारा ड्राइंग में हम ड्राफ्टर से सब कुछ कर लेंगे, बट एक सब्जेक्ट आता है थ्योरी ऑफ मशीन। वैसे डिप्लोमा लेवल पे तो थ्योरी ऑफ मशीन में वैसा कुछ उतना डिटेलिंग में सेट स्क्वायर का यूज़ नहीं है, बट अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है थ्योरी ऑफ मशीन, जहाँ पे सेट स्क्वायर का यूज़ होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम के लिए खरीदना पड़ेगा, तो एक बार खरीद लीजिए, लॉन्ग टर्म में यूज़ होगा कभी ना कभी। इंजीनियर्स को तो इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा यूज़ होते ही हैं, खरीद सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमें सेट स्क्वायर का यूज़ हमें पता हो, तो सेट स्क्वायर से हम किसी की ऑब्लिक्विटी को चेक करते हैं कि कोई चीज़ परफेक्टली 90 डिग्री पे है कि नहीं। हम अपने ड्राफ्टर को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपने सेट स्क्वायर को भी टी स्क्वायर को भी चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। अपनी ड्राइंग शीट को चेक कर सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। सबसे सिंपल कि उसकी 90 डिग्री वाले साइड से आप चीज़ों को मैच करा दीजिए। बेसिकली जो इसमें यूज़ किया था सेट स्क्वायर का, वो होता है टू ड्रॉ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम अ गिवन लाइन। किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलल किसी गिवन पॉइंट पे एक लाइन खींचना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई लाइन है, और हमसे कहा कि यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस पी पॉइंट पे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आप सेट स्क्वायर कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिएगा। आप जो इक्वल वाला है उसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इसको सेट कीजिए, और इसके बेस में आपको जाना किधर है, देखिए नीचे की तरफ जाना है। तो आप इस तरीके से इसको, ये सिर्फ एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। अब आपने इसके बेस में इसको टच करा के फिक्स कर दिया, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। और अब बेस आपने इसको सेट कर दिया, बेस पे अब इस वाले को टाइट कर लीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, अब कोई फर्क नहीं, इस वाले को टाइट करिए कि हिले ना। अब अगर आप इसको स्लाइड कराएंगे ऐसे, ये देखिए इसके ऊपर, तो ये जहां भी जाएगा और आप इसके ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया जाता है। अब फिर आप इसके बाद इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं, फिर आप इसको मूव कराते हैं नीचे, ठीक है, फिर आप इसको टाइट रखते हैं और नीचे करा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ ऐसे फिर से इसको रखते हैं और आप ऐसे करके यहाँ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप पहुँचे, देखिए, तो आप यहाँ पे जब पहुँचे तो आपने क्या किया, अब जब आप यहाँ लाइन खींचेंगे, ये हिल गया क्योंकि मार्कर बोर्ड है, स्लिप कर रहा है। अब यहाँ खींचेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। वो आसानी से हो जाएगा। अगर आप कहीं भी जा सकते हैं, चार्ट पेपर पे कहीं भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसको आपने इधर पैरेलल रखा, इसको बेस दिया, किसी भी साइड से आप करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और किसी भी साइड से आप इधर भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये वाला साइड रखा आपने, ये वाली साइड को किया, किधर जाना है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। इसको भी आप रख सकते हैं ऐसे, ठीक, इसको भी रख सकते हैं आप ऐसे। तो ये वाली साइड देखिए आपके ऊपर है। सेट स्क्वायर बहुत सही एडजस्टमेंट देता है। देखिए अब मान लीजिए कि आपने इसको रखा और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये रखा, इसको सेट किया, इसको सेट कर दिया। अब इसको मत हिलने दीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। जैसे उस पॉइंट पे आएगा, अब आपने इसको छोड़ा, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी।
ठीक, अब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब बाद में उसको स्केल रख के उस पर कितना भी लंबा ड्रॉ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी के साथ आप परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक लाइन है आपकी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई लाइन है, आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो यार ये सीधी लाइन नहीं बनाई, ठीक है। ये है आपकी परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी ये, ठीक है। और किसी पॉइंट से आपको इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाली साइड को ऐसे रखिए, कोई भी एक साइड जिसको फिक्स कर दीजिए आप, ठीक, फिक्स कर दिया आपने, इसको आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। ये आपने किया, ये यहाँ आ गया, अब इसको यहाँ लगाइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। अब ये जो लाइन होगी आपको पता है कि परपेंडिकुलर होगी, है ना। अब ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आप सेट स्क्वायर से पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा ड्राफ्टर ही मोर देन इनफ है। ड्राफ्टर सारी लाइन ड्रॉ कर सकता है, तो इसलिए हमें ज़्यादातर सेट स्क्वायर, एक तो टाइम टेकिंग है, बट ये एक्सपीरियंस आता है, धीरे धीरे आप ड्रॉ करके कहीं भी इसको ले जा सकते हैं आराम से, ठीक है। बात समझ में आई? बट ये पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल ज़रूर एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ना हुआ तो उसमें समझ लीजिए कि आपको ज़रूर आएगा, उसके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ करने के लिए, और एग्जाम में आप ड्राफ्टर तो लेके जाएंगे नहीं, आंसर शीट कोई आपकी ड्राइंग शीट तो है नहीं, उस पर आप सेट स्क्वायर से ही कर ही पाएंगे, छोटा सेट स्क्वायर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेट स्क्वायर बहुत यूज़ होता है, अगर ड्राइंग शीट पे नहीं करना है तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके पास और जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स और यूज़ होंगे जो बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, उसमें जैसे है आपका इरेजर, ठीक, इरेजर आपको पता है, किसी भी ड्राइंग में कोई पार्ट अगर गलती हो गई उसको इरेज करने के लिए, या जो बीच में हम कई लाइंस बनाते हैं जिनका फाइनल ड्राइंग में कोई मतलब नहीं है, कंस्ट्रक्शन पर्पस से होती हैं, जैसे कहीं आर्क काट दिया, कोई चीज़ एक्सटेंड की सिर्फ, तो वो सारी लाइन को हम बाद में इरेज कर देते हैं, क्योंकि उसका मेन ड्राइंग से कोई मतलब नहीं, आउटलाइन छोड़ के सब कुछ हम इरेज कर देंगे। बात समझ में आई? इरेजर है, शार्पनर है, ठीक है, शार्पनर पेंसिल को शार्प करने के लिए, ठीक है। सैंड पेपर यूज़ करते हैं हम, सैंड पेपर वही जो डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स आती हैं आपकी, उनको उस पेपर पे रब करके उनकी जो निब होती है पॉइंटेड बनाने के लिए हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सैलो टेप, सैलो टेप या क्लिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, या ड्राइंग पिन्स, ठीक है। ड्राइंग पिन्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ड्राइंग पिन अलग होती है, इनका जो शेप होता है ड्राइंग पिन्स का वो ध्यान रखिए, वो कुछ सर्कुलर ऐसे, ठीक है, इस तरह की जो पिन आती है, वो पिन आप ऐसे तो पिन ले सकते हैं आप। क्लिप्स भी आती हैं इस तरीके की, इस तरीके की क्लिप्स आती है, सॉरी, ठीक, तो क्लिप्स आती हैं जिसको आप टो कर सकते हैं, या सेलो टेप आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जो आपका बोर्ड होता है, ये बोर्ड है आपका, ठीक है, बोर्ड में अगर ड्राइंग शीट को अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्लिप लगा दिया, बात समझ में, इधर से चारों ओर से क्लिप लगा दी जितनी ज़रूरत आपको है फिक्स करने के लिए, या आपने ड्राइंग पिन्स लगा दिए चारों कॉर्नर पे,
ठीक है, या आपने टेप लगा दिया ऐसे करके, टेप काट करके, जो सेलो टेप आता है सिंपल वाला कलरलेस, जो कलरलेस टेप होते हैं वो छोटा छोटा काट के आप चारों तरफ चिपका दीजिए कि आपकी ड्राइंग शीट हिले ना, क्योंकि अगर ड्राइंग शीट हिली तो पूरी ड्राइंग चौपट हो जाएगी, ठीक है ना। ड्राइंग एक बार जिस एंगल पे आपने स्टार्ट की, सेट की जाती है ड्राइंग शीट को, सेटिंग कैसे की जाती है बताया जाएगा, उसके बाद आप ड्राइंग शीट को टच नहीं करते, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग शीट को आप टच नहीं करते, ड्राइंग शीट को फिक्स कर देते हैं टेप या पिन या तीनों में से कोई एक लगा के। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो होता है वो क्लिप्स यूज़ करना है, और अच्छी क्वालिटी का क्लिप लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि बढ़िया से वो ग्रिप कर सके और आपके चार्ट पेपर को नुकसान न पहुंचाए। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं।